साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है संतुष्टि। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, प्रभाकर जी शहर के जाने माने वकील थे। सफलता तो जैसे उनके कदम चूमती है। ईश्वर की कृपा से आज तक वो एक भी केस नहीं हारे। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा है उन पर। हर तरह से सुख संपन्नता से भरा उनका महल जैसा घर शहर में अलग ही दिखाई पड़ता था। दो बेटे थे, दोनों ही पढ़ने में बहुत होशियार। पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए एक LLM कर रहा था और दूसरा MBBS कर रहा था। अब प्रभाकर जी की पत्नी सुमित्रा भी अति संस्कारी, धार्मिक और दयालु महिला है। अब यूं तो उनके घर में नौकर जाकर ढेर थे, पर पीछे का एक सर्वेंट क्वार्टर उन्होंने अपने पुराने सेवक की मृत्यु के बाद उसके बेटे श्याम और उनकी बहू राधा को दे दिया। दोनों उनके घर काम करते थे। दोनों के दो छोटे बच्चे भी थे। दोनों बच्चे स्कूल जाया करते थे। हंसता खेलता परिवार था श्याम और राधा का। सीमित आय पर हमेशा खुश रहते थे कि तभी प्रभाकर जी की पत्नी सुमित्रा जी ने आवाज लगाई, आइए खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। प्रभाकर जी ने कहा, क्या बना है आज? मेज तरह तरह के व्यंजनों से भरा हुआ था। प्रभाकर जी ने थोड़ा थोड़ा सब चखा और उठ गए। तभी सुमित्रा जी ने कहा, ये क्या, आपने तो ठीक से कुछ खाया ही नहीं। सभी तो आपके पसंद की चीज़ बनी थी। ये सुनकर प्रभाकर जी ने कहा, पता नहीं सुमित्रा, काफ़ी दिनों से भूख ठीक से नहीं लगती, ना जाने क्यों। सुमित्रा जी ने कहा, अरे क्या हुआ आपको? चलिए कल ही डॉक्टर को दिखाते हैं। ऐसे कैसे भूख नहीं लगती? कितना दिमाग लगता है आपका। कोर्ट में भी ढंग से खाना नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा? सुमित्रा जी चिंतित स्वर में बोली। सुमित्रा जी की बातों से छलकते हुए प्रेम और चिंता को महसूस करके प्रभाकर जी मुस्कुराकर बोले, इतना मत सोचो सुमित्रा, घबराने की कोई बात नहीं। कल मैं अच्छे से खाना खाऊंगा, ठीक है ना? पकवानों से भरी हुई मेज देखकर भी खाने की इच्छा ही नहीं होती। लगता है अब डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा। सुमित्रा जी भी पति की पसंद को ध्यान में रखते हुए ही भोजन बनवाती थी। फिर भी उनके पति को खाने में रुचि नहीं आ रही थी। सोचते सोचते बाहर आकर प्रभाकर जी अपने बगीचे में टहलने लगे। मंद मंद ठंडी हवा उनके मन को राहत दे रही थी। घूमते हुए पीछे की तरफ चले गए, जिस तरफ शाम का छोटा सा घर था। छोटे छोटे दो कमरे, छोटी सी रसोई, और राधा ने कमरे के सामने के बरामदे में चूल्हा बनाकर रखा था, जो इस समय सुलग रहा था। चूल्हे पर दाल चढ़ी हुई थी, जिसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। राधा आटा गूंथ रही थी। दाल शायद पक गई थी। उसने दाल चूल्हे से उतार दी और अब रोटी बनाने की तैयारी में लगी थी। प्रभाकर जी को वो माहौल इतना मंत्रमुग्ध कर गया कि वो दूर खड़े खड़े देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थी कि तभी श्याम ने राधा को कहा, राधा, आज तुमने दाल में बघार नहीं लगाया? ये सुनकर राधा ने कहा, मैंने तेल कल की सब्जी के लिए बचाया है। बच्चों के डिब्बे में रखने के लिए आलू की सब्जी बनानी है ना। कल आपको वेतन मिलेगा तो तेल के साथ और भी सामान लेते आना। इसके बाद राधा ने श्याम को कहा, रुको, फीकी दाल तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। राधा ने झटपट लहसुन की कुछ कलियां ली, लाल सूखी मिर्च और नमक डालकर सिलबट्टे पर पीस ली और कहने लगी, ये लो बघार तैयार है। क्या करूं, इतनी महंगाई है। एक समय सब्जी एक समय दाल, यही बजट में हो पाता है। इसके बाद राधा अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछने लगी। श्याम ने उसके आंसू पोंछे और बोला, रोती क्यों है पगली, सब ठीक हो जाएगा। पेट भरने को दाल रोटी तो मिल रही है ना। देख रहने को घर भी मिला है, ये क्या कम है। चुप हो जा, अपना दिल ना दुखा। प्रभाकर जी का मन द्रवित हो गया कि कितनी मुश्किल से इनका जीवन चल रहा है, फिर भी ये लोग कितने खुश हैं। इसके बाद राधा ने दाल में थोड़ी चटनी मिला दी और बोली कि ये लो दाल तैयार है, चलो बच्चों को बुलाओ, मैं रोटी बनाती हूँ। अब प्रभाकर जी को भी भूख लगने लगी थी। उनका मन करने लगा कि काश एक रोटी और दाल मैं भी खा पाता।
अचानक से प्रभाकर जी के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। प्रभाकर जी ने देखा तो वो उनकी पत्नी सुमित्रा जी थी। सुमित्रा जी ने कहा कि मैं बहुत देर से आपको देख रही हूँ। आपको दाल रोटी खानी है ना? आइए मैं खिलवाती हूँ। प्रभाकर जी ने कहा, अरे नहीं सुमित्रा, क्या कर रही हो? शाम क्या सोचेगा? चलो अपने घर चलो। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? टिफ़िन? इस टिफ़िन में क्या है? तुम क्या करने वाली हो? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अब सुमित्रा जी वो टिफ़िन उठाकर श्याम के घर की तरफ बढ़ गई। श्याम और राधा दोनों उन्हें देखकर खड़े हो गए। दोनों हैरान कि इस समय मैडम क्यों आई है, साहब भी पीछे आए हैं। तभी राधा ने कहा, मैडम क्या हुआ, कुछ काम था तो बताइए। अब सुमित्रा जी ने कहा, राधा पहले तो ये टिफ़िन लो, बच्चों को खिलाओ और तुम दोनों भी खाओ, पर उसके पहले राधा अपने साहब को अपनी दाल रोटी खिला दो। कहते कहते सुमित्रा जी का गला भर आया। श्याम और राधा का मुंह भी खुला का खुला रह गया। बाद में शाम को समझ आया तो वो भागा, जाकर 2 कुर्सी लेकर आया। अपने अंगूछे से पोंछकर दोनों को बिठाया। एक थाल में गरम दाल और गर्मा गर्म रोटी लेकर सकुचाता हुआ प्रभाकर जी के पास आया और बोला, साहब आपको क्या पसंद आएगा? ये रूखी सूखी दाल रोटी? आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं साहब। थाली हाथ में लेते हुए प्रभाकर जी बोले, श्याम, ना जाने कब से भूख ना लगने की शिकायत थी, तुम्हारी दाल रोटी ने मेरी भूख खोल दी। प्रभाकर जी ने कहा, राधा एक रोटी और दो। उनको मजे लेकर खाता देखकर सुमित्रा जी भी खुद को रोक नहीं पाई। कहने लगी, अरे वकील साहब, एक निवाला हमें भी तो खाने दीजिए। वाकई राधा, बहुत स्वादिष्ट भोजन है। कल से महाराज जी के साथ तुम भी खाना बनाओगी, खास तौर पर ऐसी दाल और गर्मा गर्म रोटी। और इसके बाद प्रभाकर जी ने श्याम को कहा, हाँ श्याम, खुशी की एक और बात बताना तो मैं भूल ही गया। तुम सबका वेतन मैंने दुगना कर दिया है। बच्चों की फीस की व्यवस्था भी हो जाएगी, तुम परेशान मत होना। श्याम और राधा एक दूसरे को भरी हुई आंखों से देख मुस्कुरा रहे थे और उन दोनों को देखकर प्रभाकर जी और सुमित्रा जी मुस्कुराने लगे। श्याम, राधा और उनके बच्चे स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे और प्रभाकर जी तृप्त मन से उन लोगों को खाता हुआ देखकर संतुष्ट हो रहे थे। साथ संगत जी, जिंदगी में कभी भी मौका मिले किसी दूसरे की मदद करने का, तो वो मौका अपने हाथ से ना गंवाएं। यकीन मानिएगा, जिसकी मदद आपने की है उसके बाद उसके चेहरे पर जो खुशी आएगी, उस खुशी को देखकर आपको भी बहुत संतुष्टि मिलेगी। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।